हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो आपके सिलेबस में है वो सब हमने चीजें डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जनरली रिएक्शन क्या करती है, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जनरली rate of reaction increase on increasing temperature। जनरली क्या रहता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, कि कोई भी रिएक्शन होगी टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेट क्या करेगा, इंक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग 10 every 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, every 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज अप टू 2 to 3 टाइम्स। कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस हर बार बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, 2 या 3 टाइम्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे अगर आप बात की जाए टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन रेशियो ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, फाई से। किसका रेशियो होगा, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय में रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी। कि टेम्परेचर टी पे जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट कांस्टेंट था और प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने पे रेट ऑफ कांस्टेंट क्या हो गया, उन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जब एक साइंटिस्ट आए थे अरहेनियस, जिन्होंने रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में क्या दिया था, रिलेशन दिया था। और रिलेशन क्या था, रिलेशन ये था के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये क्या थी, अरहेनियस इक्वेशन। ये क्या थी, अरहेनियस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में अलग अलग टर्म्स की बात की जाए तो यहाँ के क्या है, के हमारा है रेट कांस्टेंट, ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, उसके अलावा ई ए क्या है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी, टी क्या है, टेम्परेचर, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको किस में लेनी होती है, जूल में, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल। तो ये क्या होगी, आर की वैल्यू, के हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वो हम स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं। अब इस चीज को अगर फॉर्मूले की उसे देखा जाए तो के ए अपॉन ई की पावर ई ए बाय में आर टी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, ई ए बाय आर टी है। अगर नीचे वाली टर्म को इंक्रीज किया जाएगा तो ये ओवरऑल टर्म क्या कर जाएगी,
ये ओवरऑल टर्म घट जाएगी। अगर ये ओवरऑल टर्म घट रही है तो इसका मतलब ई की पावर ई ए बाई आर टी भी क्या करेगी, वो भी डिक्रीज करेगी। और अगर ये पूरी टर्म क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या करेगा, इंक्रीज। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये हमने देखा वो क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अगर इस इक्वेशन की अगर ग्राफ की उससे समझा जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए, मान लो ये हमारा रिएक्टेंट आर है और ये से कन्वर्ट हो रहा है पी में, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। तो इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ई आर। इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। और यह कौन सी स्टेट होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस वाले गैप को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये क्या होती है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, वही क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इस पूरी एनर्जी को क्या बोलते हैं, इस पूरी एनर्जी को बोला जाता है, यहां से यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसको, रिएक्टेंट को, टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, तो वो क्या हो गया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को समझा जाए तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मान लो एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अगर ये रिएक्शन है तो क्या होगा, बॉन्ड होगा किसमें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में, प्लस बॉन्ड किसमें होगा, आयोडीन और आयोडीन में, और बॉन्ड बन किसमें रहा होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो बीच में एक स्टेट आएगी जिसे क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। उस ट्रांजिशन स्टेट में किसकी फॉर्मेशन होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है, और किसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड के बीच की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। उसी तरीके से आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। तो इस वाली स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या बोला जा सकता है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए, एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपसे एग्जाम में एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने क्या बोल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी तरीके से ये कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है, जब रिएक्टेंट से किस में कन्वर्जन हो रहा है, प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट से किस में कन्वर्जन हो रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। इतनी क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो प्रोडक्ट से इस तरफ की जो एनर्जी होगी उसे क्या बोल देंगे, एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसी तरीके से इस एनर्जी को यहां से जाने में इस एनर्जी को क्या बोल दिया जाएगा, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये हमारी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी।
थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी, द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट प्लस द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, उसे क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हमारी अरहेनियस इक्वेशन क्या थी? अगर अरहेनियस इक्वेशन की बात की जाए तो वो हमारी थी k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इस इक्वेशन को और एक्सपेंड किया जाए तो और कैसे लिखा जा सकता है? क्या कर सकते हैं? टेकिंग लॉगरिथम फ्रॉम बोथ साइड। तो log 10 ऑफ k विल बी इक्वल टू log 10 ऑफ a। जब दो चीजें प्रोडक्ट में होती है तो log की फॉर्म में क्या होता है? log a प्लस log b, यानी कि log 10 ऑफ e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो जब log को सॉल्व किया जाता है तो जो ये टर्म पावर में होती है ये क्या आ जाती है? आगे आ जाती है, और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? log 10 ऑफ k विल बी इक्वल टू log 10 ऑफ a माइनस ई ए बाई में आर टी। तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन। अगर हमने इसे लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.303 से। ठीक है। और अगर नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एल एन के इक्वल एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। अगर इनके ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे? अगर ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहला ग्राफ हम प्लॉट करते हैं किसके बीच में? log 10 के, इसे मान लेते हैं y, ये हो गया c प्लस एम एक्स, और x एक्सिस पे क्या ले लेते हैं? 1/t। तो स्लोप कैसी आएगी? स्लोप आएगी नेगेटिव, और m की वैल्यू क्या होगी? माइनस ई ए डिवाइड बाई में 2.303 r। ये किसकी वैल्यू हो गई? स्लोप की। अगर उसी तरीके से इस इक्वेशन के लिए ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो ग्राफ क्या आ जाएगा? इसको ले लो, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब y एक्सिस पे क्या लेना है? एल एन के। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? 1/t। ये साइन क्या बता रहा है कि स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव, यानी m क्या है? नेगेटिव। तो स्लोप क्या करेगी? इस तरीके से। यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ई ए बाई आर। तो आपको जब अगर क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि न्यूमेरिकल की फॉर्म में जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट उस टाइम पे आपको ध्यान देना है, अगर वो स्लोप दे रहा है किसकी फॉर्म में? लॉगरिथम की फॉर्म में, तो आपको स्लोप की जगह रखना है माइनस ई ए डिवाइड बाई में 2.303 आर। अगर वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पे स्लोप की वैल्यू लेनी है माइनस ई ए बाई आर। तो ये आपको किसी आइडिया लगेगा क्वेश्चन को देख के। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होगी? अरेनियस इक्वेशन की एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये हमने उसके क्या कर लिया? ग्राफ प्लॉट कर लिए। उसके बाद अगर दो टेम्परेचर की बात करता है, एट टेम्परेचर T1 एंड T2, एट टेम्परेचर T1 की बात करें तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1। तो log 10 ऑफ K1 विल बी इक्वल टू log 10 ऑफ A माइनस ये डिवाइड बाय में 2.303 R T1। ये हमारी मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर T2 की बात की जाए, एट टेम्परेचर T2, तो रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा? रेट कांस्टेंट हो जाएगा K2। log 10 of K2 will be equal to log 10 of A माइनस ये डिवाइड बाय में 2.303 R T2। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी? सेकंड। अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2। ये log 10 ऑफ K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई में 2.303 R। इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1, या फिर 1 में T1 यहाँ लियो। अगर इसे पॉजिटिव करना है तो ये आ जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। तो ये हमारी क्या आ गई? अरहेनियस इक्वेशन एट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? दो टेम्परेचर दे रखे होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी होगी, और एक रेट कांस्टेंट दे रखा होगा। आपको दूसरा कांस्टेंट निकालना होगा।
या फिर ऐसे आ सकता है कि दोनों रेट कांस्टेंट दिए होंगे और दोनों टेम्परेचर दिए होंगे, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी? एक्टिवेशन एनर्जी की। तो ये हमने किसकी बात कर ली? अर्हेनियस इक्वेशन की। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ये हमने किसका डिस्कशन कर लिया? टेम्परेचर का। अब आगे हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट कि कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन रिएक्शन। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट की बात की जाए, मान लो कोई रिएक्शन है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? आर से पी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब जब आर से पी में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो ये रिएक्शन का ग्राफ है, आर से किस में कन्वर्ट हो रहा है? पी में। ठीक है। इस वाली एनर्जी को हम क्या बोलते थे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होना है, तो इस वाले बैरियर को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। तभी वो क्या है कि किस में कन्वर्ट हो पाएगा? प्रोडक्ट में। यानी कि अगर किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, होना है, तो उसे क्या चाहिए? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? इतनी है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मान लो कि ये जे ओ ये एनर्जी गैप है, यानी ई ए की वैल्यू है, वो कितनी चाहिए? 30 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी चाहिए अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। बट अभी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनके पास कितनी एनर्जी है? मान लो इनके पास एनर्जी है, रिएक्टेंट की बात की जाए तो 10 किलो जूल पर मोल, यानी उन्हें कितनी और चाहिए? ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो ओवरऑल मान लेते हैं ये 30 है। अगर ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए, ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी कितनी है? 30 किलो जूल पर मोल। रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी कितनी है? 10 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये गैप कितना हो गया? 10। ओवरऑल कितना हो गया ये? ओवरऑल हो इसकी वैल्यू है 30, तो ये कितना बचा होगा? 20। यानी कि अब रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए? 20 किलो जूल ऑफ पर मोल, किसमें कन्वर्ट होने के लिए? प्रोडक्ट के में कन्वर्ट होने के लिए। अब कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास तो इतनी एनर्जी थी, 20 किलो जूल पर मोल, अब कुछ के पास नहीं थी। तो अभी कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। अब रिएक्शन के रेट को फास्ट क्या कैसे कर सकता है? कि जब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? प्रोडक्ट में। और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होंगे? जब वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को बैरियर को पास करेंगे। बट ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की वैल्यू क्या है? ज्यादा। अब सारे मॉलिक्यूल के पास 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी तो है नहीं। अब क्या होगा? अब कैटालिस्ट चला जाएगा। कैटालिस्ट का काम क्या होता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर देगा? घटा देगा। मान लो घटा के इतने पे ले आता है, अब उसने क्या कर दिया? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर दिया और यहाँ पे आ गया। अब पहले कितनी चाहिए थी? 20, अब मान लो कितनी चाहिए? 15। तो अब कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? कुछ और होंगे जिनकी एनर्जी इतनी तो होगी, तो वो इस एनर्जी बैरियर को क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। अब फिर से कैटालिस्ट की अगर और ज्यादा अमाउंट डाली जाएगी तो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को और कम कर देंगे, तो मान लो ये 10 पे पहुंच गया। अब कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे जिनकी 10 रही होगी, तो वो मॉलिक्यूल भी आप इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। पहले मान लो 100 मॉलिक्यूल थे इनिशियली, 100 में से सिर्फ 50 के पास ही क्या थी? इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, यानी कि 20 किलो जूल पर मोल एक्स्ट्रा एनर्जी थी जिसके लिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहे थे। मान ले 50 थे, तब ये कन्वर्ट हो गए। अब जब हमने कैटालिस्ट डाला तो एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था वो नीचे आया, नीचे आते कितनी होगी? 15। अब कितनी चाहिए? 15, यानी कि अब मॉलिक्यूल मान लो 70 है जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। शुरू में 50 थे, अब 20 और होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, अब वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेंगे क्योंकि एनर्जी बैरियर क्या हो गया? डिक्रीज। उसके बाद फिर कैटालिस्ट और ज्यादा डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या हो गया? और ज्यादा डिक्रीज हो गया। अब और ज्यादा डिक्रीज हो गया, शुरू में कितने थे? 50, फिर हो गए 70। अब एक्टिवेशन एनर्जी जब और ज्यादा घटाया तो कुछ और मॉलिक्यूल ऐड होंगे जिनकी एनर्जी 10 तो रही होगी, मान लो वो 10 और होंगे, और 10 और होते ही टोटल कितने हो गए? 80। यानी कि अब 80 मॉलिक्यूल और हैं जो क्या कर सकते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि रिएक्शन का रेट क्या कर रहा है? कैटालिस्ट डालने से इंक्रीज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ऑन एडिंग कैटालिस्ट, ऑन एडिंग कैटालिस्ट
Speed of reaction will increase. Without consuming catalyst. कि बिना कैटलिस्ट को कंज्यूम किए रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉरी बिना विदाउट कैटलिस्ट कंज्यूम हुए जो है वो कैटलिस्ट अपना काम कर लेता है, वो सिर्फ क्या करता है रिएक्शन की स्पीड को अप कर देता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा अल्टर करेगा। सिर्फ इतना काम होता है किसका, कैटलिस्ट का। तो हमने ये किसका रोल पढ़ लिया, कैटलिस्ट का। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट इफेक्ट क्या करता है, तो आपको इस ग्राफ के थ्रू समझा देना है और साथ में ये लिख देना है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज ऑन एडिंग कैटलिस्ट विदाउट द कंजप्शन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करेगा ना बैकवर्ड को, सिर्फ वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, उसके अलावा ना वो रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की। ठीक है, जैसे कि अब हम हेबर प्रोसेस में देखते हैं, तो हेबर प्रोसेस जो होती है उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की, और उसमें हम कैटलिस्ट कौन सा लेता है, आयरन। तो आयरन क्या करता है, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो यही काम होता है किसका, कैटलिस्ट का। उसके बाद अगर आगे बात की जाए, आगे हम देखें तो आगे हमारी अगली चीज है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, कोलिजन थ्योरी यह बताती है कि कोई रिएक्शन होने के लिए, मतलब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट के पास क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन रही होनी चाहिए, वो क्या बताती है कोलिजन थ्योरी। और रिएक्शन शुड टेक प्लेस, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड। रिएक्टेंट को क्या करना जरूरी है, उनका कोलिजन करना जरूरी है। रिएक्टेंट का क्या जरूरी है, कोलिजन जरूरी है। अब वो किस मैनर में जरूरी है, पहला तो इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, और दूसरी क्या होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन। सिर्फ एनर्जी से ही काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देने से ही रिएक्शन हो जा रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, और परफेक्ट क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, और दूसरी प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब इस चीज का क्या मतलब है, अब कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास क्या है, इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो है, बट उनका जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कोलिजन क्या नहीं होगा, इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। अब अगर रिएक्शन, यहाँ अगर हम ग्राफ के थ्रू इस चीज को समझे, यहाँ लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इस तरफ हम क्या लेते हैं, एनर्जी, यहाँ ले लेते हैं एनर्जी, और ग्राफ प्लॉट करें, और ये इस तरफ क्या ले लेते हैं, ये क्या है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर रिएक्शन होनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, एक तो कोलिजन होना चाहिए प्रॉपर विद इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब एनर्जी के लिए क्या है, अब कोई बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, मान लो 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनिशियली। अब 100 में से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी रही होगी, ये क्या है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमने क्या दिखा रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इस तरफ भी क्या होंगे, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस पीक को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी।
अब 100 मॉलिक्यूल है। अब 100 मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मतलब क्या है? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का मतलब ये है कि बहुत सारे मॉलिक्यूलों के पास इतनी एनर्जी है। यानी कि अगर मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ ये है और हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, तो इस चीज का मतलब ये हुआ कि 100 में से लगभग 75 टू 80 इतने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास क्या है, इतनी एनर्जी है, मतलब कि ये वाली एनर्जी है। इसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल सेट। इसकी हाईएस्ट पीक आ रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। और लगभग 75 से 80 मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, इस एनर्जी, तो इसको क्या बोल दिया, मोस्ट प्रोबेबल ऑफ एनर्जी। अब किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाली एनर्जी क्या चाहिए, उसे चाहिए। अब इतने सारे मॉलिक्यूलों के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बट एक्टिवेशन एनर्जी तो कितनी चाहिए, इतनी। मान लो ये वाला गैप कितना है, ये वाला गैप है 50 किलो जूल पर मोल। अब जिन मॉलिक्यूल के पास 50 से ज्यादा की एनर्जी होगी, वही किस में कन्वर्ट हो पाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। मतलब कि ये वाला एरिया कौन सा हो गया, जिन मॉलिक्यूल के पास क्या है, इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। मॉलिक्यूल हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यानी कि सिर्फ इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, प्रॉपर एनर्जी है टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अब 75 और 80 के पास क्या थी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। और ये एरिया क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है जिनके पास क्या है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी है। वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी लेस। मान लो कितने होंगे, 15 to 20। अगर 100 में से 75 to 80 जिनके पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मतलब कि इतनी ज्यादा एनर्जी है, बट एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, ज्यादा नहीं है। तो उस एरिया में इतने ही मॉलिक्यूल्स आप आ रहे हैं जिनके पास कितनी एनर्जी है, 50 से ज्यादा है। और जिनके पास 50 से ज्यादा होगी वही किस में कन्वर्ट हो पाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। इसलिए इसको क्या बोल दिया, ये कौन सा एरिया होगा, जो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में हो रहे होंगे, कितने, 15 to 20 के आसपास। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से इस चीज को समझा जा सकता है कि प्रॉपर एनर्जी का मतलब क्या है। तो ये हमने देख लिया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद बात की जाए अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन की, प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात की जाए तो प्रॉपर ओरिएंटेशन को कैसे समझा जा सकता है। जैसे अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन को समझा जाए, अब कुछ रिएक्टेंट थे, उनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी तो थी, ठीक है, बट उनके पास क्या था, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, मान लो ए मॉलिक्यूल है और बी मॉलिक्यूल है, दोनों को आपस में क्या करना है, कोलिजन करना है। और दोनों के आपस में कोलिजन से ही क्या होगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। बट अगर बात की जाए, अगर ए इस डायरेक्शन से आ रहा है तो बी को भी किस डायरेक्शन से आना चाहिए, इसी डायरेक्शन से आना चाहिए, तभी पॉसिबल क्या है, उनके बीच में कोलिजन पॉसिबल है। बट बी तो यहाँ से आ रहा है और ए उस तरफ जा रहा है, तो क्या इनके बीच में कोलिजन हो पाएगा, इनके बीच में कोलिजन नहीं हो पाएगा। अगर कोलिजन ही नहीं हो पाएगा तो क्या ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो नहीं बढ़ पाएगा। और मान लो ए इस डायरेक्शन से आया तो बी को भी कहां से आना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन से, और पता चल रहा है कि बी तो यहां से आ रहा है, तो दिस इज नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इस तरीके से इनके बीच में कोलिजन पॉसिबल नहीं है। अगर एक एग्जांपल की बात की जाए, जैसे ऑर्गेनिक में SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन क्या होती है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर SN2 रिएक्शन की बात की जाए, उसमें क्या होता है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट होता है या 1 डिग्री, 1 डिग्री सबस्ट्रेट होता है, 3 डिग्री किस में होता है, SN1 में। अगर 1 डिग्री सबस्ट्रेट की बात की जाए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हलाइड यानी हेलोजन, 1 डिग्री हेलोजन, यहाँ ले लो X। अब अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि बाहर से क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, अब ये जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर, 3 क्या होते हैं इनके पास, लोन पेयर। और OH माइनस हम क्या मान लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल, एक जनरल न्यूक्लियोफाइल लेके चलते हैं।
अब OH के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और हेलोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब ये सामने से आ रहा होगा, अगर ये सामने से आया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो ये किस पे अटैक नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, डेल पॉजिटिव। इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, डेल पॉजिटिव। ये डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा यहाँ डेल माइनस। तो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। बट जब ये सामने से आ रहा है तो इसके सामने तो क्या आ गए, लोन पेयर, यानी कि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो इस तरीके से अब तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी, नो रिएक्शन। बट जब अगर बात की जाए इस तरीके से प्राइमरी हैलाइड की, ये हमारा हेलोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसके पास एक रास्ता और है। अब ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास एक रास्ता और है। अब जब ये सामने से गया तो सामने तो क्या थे, लोन पेयर की प्रेजेंस थी, तो उनके बीच में क्या हो गया, रिपल्शन। अब ये कहां से जाएगा, पीछे से। पीछे से जाएगा, इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यानी कि जैसे ही इसने पीछे से अटैक किया तो आपकी बार पीछे से कोई रिपल्शन था नहीं। हम जब SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा सबस्ट्रेट भी कैसा होता है, जो क्या हो, हल्का हो। हल्का होने का मतलब क्या है, कार्बन के चारों तरफ क्या ना हो, हिंड्रेंस ना हो। हिंड्रेंस कब होती, अगर ये टर्शरी लाइड होता तो तीन क्या होते, बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप होते। यहाँ तो क्या है, तीन छोटे छोटे हाइड्रोजन है। तो अब कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रही। अगर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रही तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पीछे से आराम से आएगा, इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये हमने किसकी बात कर ली, हमारी कोलिजन थ्योरी की। तो कोलिजन थ्योरी में हमें इतना ही पढ़ना था और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको चीजें पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।